नमस्कार दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे जो नए 3 कृषि कानून आए हैं जिनका विरोध और समर्थन देश में कई जगह हो रहा है और इसके बारे में जानेंगे कि इस संशोधन से पहले यह कानून कैसा था अब और कैसा है और पंजाब हरियाणा में ही इसका सबसे ज़्यादा विरोध क्यों हो रहा है, किसान विरोध क्यों कर रहे हैं और जो एक्सपर्ट्स हैं वो इसके विरोध और समर्थन में क्या क्या तथ्य दे रहे हैं, तो इसके बारे में देखेंगे। तो देखते हैं, पहला जो कृषि कानून है उसका नाम है आवश्यक वस्तु संशोधन 2020। तो इससे पहले, संशोधित होने से पहले, यह कानून जो 1955 का कानून था उसमें यह प्रावधान था कि आवश्यक वस्तुओं की जमाखोरी पर पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा। मतलब 1955 के कानून में आवश्यक वस्तुओं के जमाखोरी पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा हुआ था। आवश्यक वस्तु मतलब वे वस्तुएं होती हैं जिनके रख रखाव, उत्पादन तथा कीमतों सभी चीज़ों पर सरकार का पूर्णतः नियंत्रण होता है। उन वस्तुओं को आवश्यक वस्तु कहते हैं। तो अब जो नया कानून जैसे आया है, जैसे कि हम प्याज और दाल की कभी कभी बहुत अधिक कीमत हो जाती तो सरकार उसका नियंत्रण करती है उस पर, तो क्योंकि वह आवश्यक वस्तुओं में आती है। परंतु अब जो नया बिल आया है, नया किसान बिल, जिसका नाम, जो पहला कानून है जो आवश्यक संशोधन 2020, उसमें यह प्रावधान किया गया है कि कोई भी व्यक्ति कितना भी अनाज, मतलब कोई कितना भी अनाज वह रख सकता है। पहले जो कृषि कानून था उसमें आवश्यक वस्तुओं की जमाखोरी पर प्रतिबंध था, परंतु अब जो आया है, सरकार नियंत्रण केवल आवश्यक वस्तुओं पर तभी लगाएगी जब देश में विशेष परिस्थिति हो। विशेष परिस्थिति मतलब आपातकाल या युद्ध काल या फिर कोई गंभीर प्राकृतिक आपदाएं आ जाए, तभी उसी समय सरकार उस पर नियंत्रण करेगी, अन्यथा वह नहीं करेगी। तो अब इसका विरोध इसलिए हो रहा है कि किसानों का कहना यह है कि जमाखोरी पर पूर्णतः प्रतिबंध लग गया है, क्योंकि केवल आवश्यक परिस्थितियों पर ही सरकार इस पर नियंत्रण करेगी। तो सामान्य परिस्थिति में व्यापारी कितना भी आवश्यक वस्तु, अनाज वगैरह अपने पास जमा करके रख सकते हैं और जमाखोरी करके उसका दाम बढ़ाकर अधिक मूल्यों पर बाजार में बेचेंगे, जिससे किसानों से कई गुना अधिक आमदनी व्यापारी ले लेंगे। किसानों से कम कीमत पर खरीदकर वो अधिक कीमत पर बाज़ारों में बेचेंगे। इस डर के कारण किसान जो है इसका विरोध कर रहे हैं। अब जानते हैं दूसरे कृषि कानून के बारे में कि दूसरे कृषि कानून जो संशोधित हुआ है वो इससे पहले क्या था, उसका विरोध क्यों हो रहा है, इसके बारे में जानते हैं। तो दूसरा जो कृषि कानून है उसका नाम है कृषि उपज व्यापार और वाणिज्य संवर्धन और सरलीकरण कानून। तो इससे पहले जो कानून था उसमें यह प्रावधान था कि जो मंडियां होती है वो राज्य सरकारों द्वारा संचालित होती है और राज्य सरकार जो है किसानों को उन मंडियों पर न्यूनतम जो लागू की गई उनके राज्यों में न्यूनतम समर्थन मूल्य थी, उस मूल्य पर किसानों से अनाज लिया करते थे। पर अब जो संशोधित कानून हुआ है उसके अंतर्गत यह है कि मंडी की अनिवार्यता पूर्ण रूप से खत्म कर दी गई है। मतलब यह है कि किसान मंडी के अलावा और कहीं पर भी अपने अपने फसल, जो अपना उत्पादन है उसको बेच सकते हैं, अपने उत्पाद को बेच सकते हैं, अर्थात वह किसी अन्य जिले, किसी अन्य राज्य में भी इसे बेच सकते हैं। तो इसका विरोध इसलिए हो रहा है कि किसानों द्वारा, कि किसानों का कहना है कि यदि हम राज्य सरकार की मंडियों में अपने अनाज को बेचते हैं तो हमें न्यूनतम समर्थन मूल्य तो मिलेगा, परंतु यदि हम उन मंडियों में न बेचकर अन्य राज्य सरकारों या फिर अन्य मंडियों के अलावा और दूसरे जगह जैसे बेचेंगे व्यापारियों के पास, तो उनके लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य क्यों लागू नहीं किया गया है। यदि हम मंडियों के बाहर किसानों का कहना है कि यदि वो मंडियों के बाहर अपने फसल को बेचते हैं तो उसे न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं दिया जाएगा, क्योंकि राज्य सरकारें तो अपने न्यूनतम समर्थन मूल्य मंडियों के द्वारा दे देगी, परंतु वह अगर व्यापारियों के पास बेचते हैं तो उसे व्यापारी कम कीमत पर खरीदेंगे, क्योंकि वहां पर न्यूनतम समर्थन मूल्य लागू नहीं किया गया है। इसलिए द्वितीय जो कृषि कानून है उसका किसान विरोध कर रहे हैं। अब देखते हैं तीसरे कृषि कानून के बारे में। तो तीसरे कृषि कानून का नाम है कृषक कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार।
तो यह तीसरा कानून है। तीसरा कानून संशोधन से पहले यह था कि जैसे किसी व्यापारी या किसान किसी व्यापारी को अपने उत्पादन को बेचता है तो यदि उसे किसी भी प्रकार की समस्या है तो वह डायरेक्ट थाने में जाकर इसकी शिकायत कर सकता था या किसी न्यायालय में जाकर इसकी शिकायत कर सकता था। परंतु अब जो नया संशोधन किया गया है उसमें इसकी जो है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को ज़्यादा बढ़ावा दिया गया है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग मतलब ऐसा कि एक निश्चित कीमत पर व्यापारी किसान से धान खरीदेगा और किसान को किसी भी प्रकार की समस्या है तो वह पहले एसडीएम के पास जाएगा, फिर कलेक्टर के पास जाएगा, फिर न्यायालय में जाएगा। तो इसका विरोध किसान इसलिए कर रहे हैं कि पहले वह सीधा न्यायालय या थाने में जा सकते थे, और अब क्या है कि इसकी समय सीमा पूरी तरह नष्ट हो चुकी है कि किसान यदि उसके खिलाफ कोई केस लड़ता है, न्यायालय में न्याय की अपील करता है तो उसे कितना भी समय लग सकता है, उसे कितना भी समय मतलब कोई समय सीमा उसकी नहीं है। और अब जो एक बात और है कि कंपनियां जो है, व्यापारियों की कंपनियां अपने तरफ से महंगे वकील लगाकर उस न्यायालय में चल रही प्रक्रिया को बहुत समय से लंबे लड़ाई लड़ सकते हैं, परंतु जो किसान है वो इतना स्मार्ट नहीं है कि वह अपने वकीलों के द्वारा केस को लंबे समय तक लड़ता रहे। अब देखते हैं पंजाब हरियाणा में सर्वाधिक विरोध क्यों हो रहा है इसका। तो कुछ एक्सपर्ट्स जो हैं वो कहते हैं कि पंजाब में जो है 840 खरीदी केंद्र हैं फसलों के, और 6% जो है उनसे टैक्स लिया जाता है, और उनके मंडियों तक आने जाने के लिए पूरी तरीके से रोड वगैरह भी सभी चीज़ की सुविधाएं हैं, और एमएसपी पर वे अपने फसल को आसानी से बेच देते हैं और अपनी उचित मूल्य प्राप्त कर लेते हैं। तो अब इसमें देखते हैं कि एक्सपर्ट की क्या राय है कृषि कानून के ऊपर। तो विपक्ष में एक जो एक्सपर्ट हैं देवेंद्र शर्मा, वो कहते हैं पहला कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से जुड़े कानून पर किसान का कहना है कि वह बंधुआ हो जाएगा क्योंकि सरकार ने न्यूनतम मूल्य की बात नहीं की है, मतलब किसी भी कीमत पर किसान को बेचना पड़ जाएगा। और दूसरा बात यह बोला है कि बिल में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सरकार चुप है, जब मंडियां ही खत्म हो जाएंगी तो किसान कहां जाएगा। और बिहार के केवल 1% किसानों को समर्थन मूल्य मिल पाता है, यही हाल पूरे देश के किसानों का हो जाएगा क्योंकि यह जो व्यवस्था है पहले से बिहार में लागू है। और तीसरा यह है कि जब मंडी में टैक्स लगेगा और बाहर नहीं लगेगा तो मंडियों का रख रखाव कैसा होगा, और मंडी खत्म तो सरकारी व्यवस्था खत्म हो जाएगी और किसान केवल पूंजीपतियों पर निर्भर रह जाएगा। अब देखते हैं इस कृषि कानून के पक्ष में जो एक्सपर्ट बोल रहे हैं वो क्या बोल रहे हैं। तो विजय सरदाना जो है कृषि एक्सपर्ट, वो इस कानून के पक्ष में बोल रहे हैं। पहली बात यह है कि इससे गाँवों का समग्र विकास हो सकेगा, शहरों पर निर्भरता कम होगी और बिचौलिया खत्म हो जाएंगे, सीधे किसान को पैसा मिलेगा इसके द्वारा, ये पक्ष में कहना है उनका। दूसरी बात यह है कि केंद्र सरकार चाहे तो भी मंडी बंद नहीं कर सकती क्योंकि संविधान के अनुसार मंडियां नहीं हटाई जा सकती और मंडियां चलाना जो है राज्य सरकार का काम है, न कि केंद्र सरकार का, और उन्हें कोई रोक नहीं सकता, इस अधिकार से वंचित नहीं कर सकता कोई। तो दोस्तों, उम्मीद है आपने इसे समझ लिया होगा। आप हमारे इस वीडियो को लाइक कर दें, और यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो इस वीडियो को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे इसी तरह की नई नई जानकारियाँ आपको प्राप्त हो सकें। धन्यवाद दोस्तों।